शुरू करें? तो देखो, जैसे जैसे किसी समाज की सामाजिक स्थिति परिवर्तित होगी वैसे वैसे उसके प्रभाव कहाँ दिखाई देने लगेंगे? उस समाज की अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो ऋग वैदिक समाज और लेटर वैदिक समाज, क्या यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं और यहाँ की अलग है? कोई एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल, यहाँ पर समतामूलक समाज है, यहाँ पर विषमतामूलक समाज है। दूसरा अंतर, ये पशुपालक हैं और ये कृषि हैं। तो 1500 से 1000 BC से जो समाज शुरुआत हुई है उसका चेंजमेंट हमें कहाँ दिखेगा? ठीक है, और जैसे ही किसी सभ्यता या किसी संस्कृति का समाज चेंज होगा उस परिवर्तन के सभी गुण किसमें दिखाई देने लगेंगे? उस समाज की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो हमें इस दोनों कालों की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे? कुछ तत्वों में निरंतरता दिखाई देगी। जो तत्व ऋग वैदिक समाज में है वही तत्व उठकर कहाँ जाएंगे? तो ये निरंतरता हो गई। लेकिन कुछ तत्व जो ऋग वैदिक समाज में है उससे परिवर्तित होकर कुछ नए तत्व कहाँ जाएंगे? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। तो निरंतरता और परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाज और सभ्यता का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, कितने पहलू पढ़ेंगे देख लो। अर्थव्यवस्था कहाँ की? तो पहला जो पहलू है वो क्या है? पशुपालक। ठीक, दूसरा पहलू क्या पढ़ेंगे? यहाँ की कृषि व्यवस्था तथा कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीक। क्या एग्रीकल्चर बिना किसी तकनीक के हो सकता है? टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी ऋग वैदिक समाज में हुई और क्या क्या टेक्नोलॉजी लेटर वैदिक समाज में यूज़ की गई? ठीक है, जब समाज पशुपालक से चेंज होकर कृषि में आ जाएगा तब क्या होगा? यानी समाज के सबसे ज़्यादा लोग किससे जुड़ जाएंगे? कृषि से। जब कृषि ज़्यादा होने लगेगी तो उत्पादन की तुलना में अधिशेष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उत्पादन जब अधिक होने लगेगा तो हमारे पास खेती की जो फसलें हैं वो अधिशेष में आ जाएंगी, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 20 लोग रह रहे हैं। कितने लोग? 20 लोग किस में लगे हुए हैं? खेती में। लेकिन उत्पादन इतना नहीं कर पा रहे हैं कि वो उसको अधिशेष में कन्वर्ट कर पाए। यानी जितना वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जितनी वो खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उतनी ही उनकी खपत भी है। ऐसे में क्या इनमें से कुछ लोग किसी और धंधे को यूज़ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जब अधिशेष नहीं है तो जितने लोग क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कृषि उपजा रहे हैं, उतने ही लोग उसको खा भी ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा ना। क्या इनमें से कुछ लोग कुछ और धंधा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही कृषि का विकास होगा, यानी कृषि उन्नत दशा में जाएगी, इट मीन्स कम लोग काम करेंगे, काम करने वाले लोग कम होंगे और उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में अधिशेष की स्थिति बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए संपूर्ण सारी चीज़ें हैं। जब अधिशेष तुम्हारे पास है यानी तुम्हें खाने की चिंता नहीं है, तो तुम क्या करोगे? जैसे ही कृषि में अधिकता आएगी, अधिकतर लोग उद्योग और शिल्प से, हाँ या ना? क्या तुम्हें धीरे धीरे विकास दिखाई दे रहा है? पशुपालक समाज क्या उद्योग कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि जितने लोग काम कर रहे उतने ही लोग खाने की व्यवस्था भी कर पा रहे। अधिशेष नहीं होगा तो उद्योग, जब अधिशेष हो गया उद्योग भी बढ़ गए, और उद्योग बढ़ गए तो यानी कुछ चीज़ें बन रही हैं। जैसे कुम्हार क्या बनाएगा? बर्तन बनाएगा, घड़े बनाएगा। बढ़ई क्या बनाएगा? लकड़ी के सामान बनाएगा। बुनकर क्या बनाएगा? कपड़े सिलेगा। मोची क्या बनाएगा? तो जैसे जैसे उद्योग का विकास होगा उस समाज में व्यापार और वाणिज्य, हाँ या ना? क्या तुम्हें सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? उद्योग बढ़ा तो व्यापार कहाँ? तो जब कृषि में तकनीक विकास हुआ
और अधिशेष उत्पन्न हुआ, तब क्या आएंगे? उद्योग और विकास होगा कि नहीं होगा? जब उद्योग और शिल्पों का विकास होगा तो बाकी चीजें बेची जाएंगी, बेची जाएंगी तो व्यापार एवं वाणिज्यिक स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? व्यापार कैसे होगा? या तो आंतरिक होगा या बाह्य, आया ना? तो इंटरनल ट्रेड भी होगा और एक्सटर्नल ट्रेड भी होगा, यानी कुछ वस्तुएं भारत में ही रहेंगी और कुछ वस्तुएं भारत से बाहर भी जा सकती हैं। ठीक है, व्यापार क्या ऐसे ही हो जाएगा? व्यापार के लिए क्या चीज चाहिए? मुद्रा। तो क्या ऋग वैदिक समाज में मुद्रा थी? नहीं थी। तो क्या था? क्या धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते मुद्रा का प्रचलन हो गया? तो धीरे धीरे मुद्रा का विकास भी। अब जब मुद्रा व्यवस्था पढ़ेंगे तो मुद्रा व्यवस्था के साथ साथ समाज में एक नया वर्ग उद्भूत हो जाएगा। वो कौन है? होगा कि नहीं होगा? साहूकार जो समुदाय है वो कहां से निकलता दिखाई दिया? उत्तर वैदिक काल से। समझ में? साहूकार मतलब समझ गए? कौन? मनी लेंडर्स, जो उधार देंगे और उसके बदले ब्याज लेंगे। तो मनी लेंडर्स जो कम्युनिटी है वो कहां से निकली? उत्तर वैदिक काल से। जब इसके बाद हम साहूकार व्यवस्था पढ़ लेंगे तो आखिरी में कैसे हमने एक ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण सभ्यता की ओर प्रवेश किया, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। कहीं भी अगर कोई चीज़ छूटेगी तो आप उसको इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इससे ये कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और इससे। समझ में आई बात? पक्का? विकास दिखा कि नहीं दिखा? कैसे हमारा भारतीय समाज पशुपालक समाज से धीरे धीरे क्रमिक विकास करते हुए कहाँ पहुँच गया? वर्तमान के भारतीय समाज में। ठीक है, ले आए एक एक करके। पक्का? चलो, ऋग वैदिक काल में मुद्रा नहीं है बल्कि वस्तु विनिमय सिस्टम है, यानी गिव एंड टेक का जमाना। जैसे इनके पास चावल अधिक है और मेरे पास गाय अधिक है, और हमें चावल की आवश्यकता है, इनको गाय की, तो हम क्या करेंगे? इनको अपनी गाय दे देंगे और इनसे इनके चावल। तो ये क्या है? ये मुद्रा विनिमय नहीं है बल्कि वस्तु विनिमय। जबकि ऋग वैदिक समाज में एक शब्द यूज हुआ है, निष्क। इसको कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का आभूषण है, जबकि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि ये मुद्रा है। लेकिन कम यूज हुआ निष्क शब्द का, इसलिए इसको क्या माना जा रहा है? आभूषण। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे इस निष्क शब्द का यूज ज्यादा होने लगेगा और कहा जाएगा कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा है। अब यहां से वस्तु विनिमय की जगह क्या हो जाएगा? मुद्रा विनिमय हो जाएगा, और व्यापार वाणिज्य की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो पूछ लो। पृष्ठभूमि समझ में आ गई? कैसे पढ़ना है अर्थव्यवस्था? हाँ, चलो आगे आ जाओ। अब ले आओ पशु पालन। हमें कैसे पढ़ना है? निरंतरता देखनी है और चेंजेस देखने। तो कुछ सेक्टर्स में निरंतरता बनी रहेगी और कुछ सेक्टर्स में कमी आ जाएगी। उसमें पहला सेक्टर क्या है? देखो, एक है ऋग वैदिक समाज और दूसरा लेटर वैदिक समाज। हमें पता है कि ऋग वैदिक समाज एक कबीलाई समाज है, या ये नोमैडिक किस्म के हैं, मतलब ये घुमंतु हैं। इनको जहां खाली जमीन मिलेगी अपने पशुओं को ले जाकर चरवाएंगे, वहां से दूध निकालेंगे और एक जगह स्थापित होने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये समाज कैसा हो जाएगा? नोमैडिक, यानी यहां पर लोग घूमेंगे। क्यों? क्योंकि समाज कैसा है? कबीलाई। यहां संपत्ति का अभाव है, संपत्ति नहीं है। मुख्य पेशा क्या है? और गौड़ पेशा क्या है? हाँ जी। तो क्या हम सिर्फ कह देंगे और तुम लोग मान लोगे? क्या देखोगे? साक्ष्य। इसके साक्ष्य ज्यादा पाए गए और इसके साक्ष्य कम। जैसे ऋग्वेद का चौथा मंडल किससे संबंधित है? लेकिन उस पूरे चौथे मंडल में सिर्फ 24 मंत्रों में, कितने?
24 मंत्रों में कृषि शब्द का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में है कितने मंत्र? 10,500। इतने अधिक मंत्रों के बावजूद कृषि से संबंधित कितने मंत्र हैं? ये चीज क्या दिखा रही है कि कृषि का महत्व कम है। कहां पर? 1500 BC से लेकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां पर कृषि का महत्व ज्यादा होता तो 10,528 मंत्रों में से कम 400-500 मंत्रों में किसका नाम होता? आगे बात समझ में। अब देखो, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये सिद्ध हो गया। किसने सिद्ध कर दिया? और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या दिखा हमने? गाय। यानी इस समाज की सारी वेल्थ कहां पर सेंट्रलाइज्ड है? गाय पे। गाय इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि युद्ध को किस नाम से कहा गया? गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब गाय के लिए होने वाला, यानी इंपॉर्टेंस किसकी दिखा रहा है? पहला। दूसरा, एक शब्द आया है गव्यतु, एक शब्द आया है गोधुली, एक शब्द गाय के लिए यूज किया गया है अघन्या। गाय को क्या माना? अघन्या का मतलब जिसको मारा ना जा सके, यानी वो बहुत पवित्र वस्तु है। यानी गाय की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है ना। गाय के अलावा कृषि के बहुत कम साक्ष्य हैं। कितने प्रकार की खेती? धान, गेहूं और जौ। ये 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है। जौ को क्या कहा गया? यव। धान को क्या कहा गया? जो बताएगा उसको 100 रुपए। धान को कहा गया ब्रीही। अगर पूछे ऋग्वैदिक काल के मुख्य फसल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या है? जौ। क्यों? क्योंकि पशुपालक समाज है ना। पशुपालक का मतलब खाने पीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल जाए, उससे हम क्या क्या करेंगे? यहाँ से आगे चले जाएंगे, फिर यहाँ जौ उगाएंगे, फिर यहाँ से आगे चले जाएंगे, ताकि इनकी गाय भैंस भी खा ले और इनका पेट भर जाए। समझ में आया? पक्का? आगे आ जाओ। जैसे ही हम ऋग्वैदिक से आएंगे कहाँ पर? लेटर वैदिक। लेटर वैदिक काल में हमें क्या चेंज दिखा? यहाँ का मुख्य पेशा चेंज हो गया। क्या बन गया? कृषि। और गौड़ पेशे के रूप में। आई बात समझ में? क्या हमें ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज में निरंतरता और परिवर्तन के साक्ष्य दिखाई दिए? तो निरंतरता क्या? निरंतरता क्या कि यहाँ पे कृषि भी है, पशुपालन भी है, लेकिन पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है और कृषि। लेकिन जैसे हम यहाँ गए, यहाँ भी कृषि है, यहाँ भी पशुपालन है, लेकिन ये प्राथमिक हो गया। ये तो निरंतरता भी है और चेंज भी है। बताओ, पशुपालन से हम कृषि की ओर कैसे आ गए? पशुपालन से हम कृषि की ओर कैसे आ गए? बस अतरंजी खेड़ा नाम याद रखना। जैसे ही हमें लोहे का साक्ष्य मिला, ऋग्वैदिक कालीन समाज के व्यक्ति धीरे धीरे लोहे से परिचित होने लगे, और परिचित की वजह से इन्होंने लोहे के साक्ष्यों का यूज किया, लोहे के उपकरणों का यूज किया। ऋग्वैदिक काल में, इसी में चलना है पशुपालन में अभी, ऋग्वैदिक काल में एक चीज मिली है जिसे कहा गया है लांगल या शीर। ये क्या है? यंत्र, हल। हल या फाल। ये फाल ऋग्वैदिक काल में किससे बना था? लकड़ी से। वही फाल लेटर वैदिक काल में किससे बन गया? लोहे से। अब हल का जो पहला वाला हिस्सा है वो लकड़ी का है, तो क्या खेती कर पाओगे? जुताई ज़्यादा हो नहीं पाएगी। जुताई ज़्यादा नहीं हो पाएगी तो अधिशेष नहीं हो पाएगा। जैसे ही लकड़ी का हाल लांगल या शीर जो लोहे का बन गया, वो क्या हो गया? मजबूत हो गया, अधिक तक जुताई करेगा और उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, समाज में स्थायित्व आ जाएगा और लोग अब अब कैसे? जनपद के रूप में रहने लगेंगे। ठीक है, समझ गए? पशुपालन समझ में आ गया? पक्का?
ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों के मन में, तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए, एक चित्र बन जाना चाहिए कि वो पशुपालक समाज है, क्यों है, वजह क्या है, और लेटर वैदिक काल कृषि समाज है, क्यों है, वजह क्या है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, कृषि और कृषि में यूज की गई तकनीक। कौन सा काल, और ये कौन सा, लेटर वैदिक काल। तो तकनीक कैसे कैसे यूज कर सकते हो, पहला तो यही हो गया, ये लांगल जो बन रहा है किससे बन रहा है, अंतर दिखा, परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये लांगल ये कैसा समाज है, पशुपालक। ये समाज कैसा है, कृषि करोगे कैसे, है? कृषि के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हल के अलावा पानी, पानी। तो ऋग वैदिक समाज पशुपालक है, तो यहाँ पर कृषि की तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही कृषि समाज बन गया, यहाँ पर कृषि के लिए कई सारी तकनीक यूज होने लगी। जैसे कुछ शब्द हैं, पहला कुल्या, दूसरा अवट, अवट या कूप, तीसरा उर्दर, चौथा ये लांगल, पांचवा करीश, कदीस, कुदीस, करीश, 5, 6। इन शब्दों के यूज से क्या पता चला कि अब ऋग वैदिक समाज किसकी ओर उन्मुख हो गया, कैसे। कुल्या का मतलब, अवट का मतलब, उर्दर का मतलब ऐसी जगह जहां अनाज को रखा जा रहा है, नहीं, उर्दर का मतलब होता है अनाज को मापने की इकाई। क्या हो गया, उर्दर मतलब ये जैसे बांट हम यूज करते हैं 1 किलो 2 किलो, वैसे ही वहां के लोग क्या यूज कर रहे हैं, उर्दर। उर्दर से क्या नाप रहे हैं, कितना चाहिए, 5 उर्दर अनाज चाहिए, तो 5 उर्दर नाप के दे दिया। इसी से लांगल मतलब क्या तकनीक तुम्हें दिखी, यहाँ पर किसका यूज हो रहा है और यहाँ पर, तो तकनीक में विकास हुआ कि नहीं हुआ। करीज, करीज क्या है, बंजर भूमि को और उपजाऊ बनाने के लिए यूज की गई खाद। इसके अलावा एक शब्द और यूज किया जा रहा है, अभी नहीं याद आ रहा हमको यार, हाँ, स्थिवी। स्थिवी मतलब होता है अन्न को रखने के लिए स्टोरेज। इन सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कृषि में तकनीक का यूज उत्तर वैदिक काल के लोग बढ़िया रूप से करने लगे। आई बात समझ, ये सब तुम्हें नाम याद रखने हैं। फोटो खींच लो एक बार और ग्रुप में सेंड कर देना। ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो करो जल्दी, हो गया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी दे देना। आ गई बात समझ में, पशुपालन समझ में आ गया, कृषि और कृषि में यूज की गई तकनीक। नेक्स्ट, उद्योग और शिल्प। कौन सा समाज है ये, ऋग वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज। क्या ऋग वैदिक समाज में कृषि अधिशेष है, ऋग वैदिक समाज में नहीं है ना। ऋग वैदिक समाज किस पर आधारित है, पशुपालन पर, यानी मुख्य पेशा पशुपालन और गौड़ पेशा, यानी इसका मतलब है बहुत कम लोग कृषि से, तो जब बहुत कम लोग कृषि से जुड़े होंगे तो अधिशेष होगा, तो जब अधिशेष उत्पन्न नहीं होगा तो ये सिर्फ अपनी ही पूर्ति कर पाएंगे, अधिशेष के रूप में ये उत्पादन नहीं करेंगे। अधिशेष के रूप में जब उत्पादन नहीं होगा तो लोग कोई और उद्योग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। किसमें किसमें, ऋग्वेद में। जैसे
बुनकर जो कपड़े सी रहा, जैसे स्वर्णकार, जैसे चर्मकार। लेकिन इनका व्यापक यूज नहीं हुआ। इनका व्यापक यूज कब होगा? जब कृषि में अधिशेष उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही अधिशेष होगा इन सभी लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, चाहे वो बुनकर हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे रथकार हो, चाहे स्वर्णकार हो, और चाहे लुहार हो। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्तर वैदिक काल आते आते कौन सा उद्योग अपने चरम पर पहुंच चुका होगा, पहुंच जाएगा, दिमाग लगाओ, कैसे? और जैसे ही लुहार का उद्योग अपने चरम पर पहुंचेगा, लोहे का व्यापक यूज, व्यापक प्रयोग होने लगेगा। आ गई बात समझ में? पक्का? और लोहे का जब व्यापक यूज होगा तो क्या होगा? नगरीय क्रांति। तो तुम देखना उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते महाजनपद काल की शुरुआत। तो समझ लो कोई भी चीजें अलग से नहीं आएंगी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। अगर लोहे का यूज ना होता तो बुद्ध काल भी ना आता, बुद्ध काल ना आता, महाजनपद काल भी ना आता। क्यों? क्योंकि नगरों की स्थायित्व कब दिखेगा हमें? जब लोहा ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा तब लोग जंगल काट पाएंगे। लकड़ी से जंगल काटा जाता है क्या? लोहा ना होता तो जंगल काट पाते? जंगल नहीं कटता तो नगर बसते, नगर नहीं बसते तो क्या उद्योग धंधे बढ़ते? तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में? पक्का? इसमें देखो उद्योग और शिल्प, ठीक है, यानी इनके साक्ष्य दिखाई दिए कहाँ पर? ऋग्वेद समाज में, लेकिन सिर्फ साक्ष्य है। व्यापक यूज कब होगा? क्यों होगा? तो हर चीज के पीछे क्या है? ठीक, नेक्स्ट देखो। अब उद्योग है तो व्यापार, वाणिज्य। ऋग्वैदिक समाज और बताओ, व्यापार है कहां पर? ऋग्वैदिक समाज में व्यापार है? व्यापार के बिल्कुल भी थोड़े साक्ष्य हैं, लेकिन बाह्य व्यापार का कोई भी साक्ष्य नहीं है। व्यापार का माध्यम क्या है? वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय याद रखना हमेशा आवश्यकताओं पर ही आधारित होगा। सोचो, तुम्हें चावल की आवश्यकता है और हमें नहीं, तुम्हें चावल की आवश्यकता और हमें घड़ी की आवश्यकता है, ठीक? तो हमारा वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन तुम लोग को चावल की आवश्यकता है, मेरे पास चावल बहुत है लेकिन हमें घड़ी की आवश्यकता। ऐसे में तुम लोग क्या करोगे? अब वो उसको भी नहीं है, मान लो नहीं मिल रहा तो रुक जाएगा ना। तो वस्तु विनिमय किस पर आधारित हो गया? जैसे जैसे आवश्यकताएं बनेंगी वस्तु विनिमय होता रहेगा, लेकिन मुद्रा विनिमय आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है। पूछो क्यों? अगर आपको घड़ा चाहिए तो हम दे या कोई और दे, तुम्हें घड़ा मिल जाएगा। चीनी चाहिए तो चीनी हम दे या कोई और दे, चीनी तुम्हें पैसा होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है? तो ये व्यापार कैसा है यहाँ पर? वस्तु। दूसरा, बाह्य व्यापार के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन लोग समुद्र से परिचित थे, लेकिन समुद्र का इस्तेमाल वो व्यापार के लिए नहीं करेंगे। बस वो समुद्र किसको कह रहे हैं? जो भी बड़ी जल राशि है उसको वो समुद्र कहकर संबोधित कर दे रहा है, लेकिन समुद्र के माध्यम से व्यापार के साक्ष्य नहीं दिखाई दिए, ठीक है? जैसे जैसे हम लेटर वैदिक काल में आएंगे, कृषि अधिशेष है, कई लोग उद्योग करेंगे, कुछ लोग शिल्प करेंगे, इनके बढ़ने से व्यापार होगा। व्यापार आंतरिक भी होगा और व्यापार बाह्य भी होगा, और यहाँ पर हमें आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार के साक्ष्य मिलेंगे। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट देखो।
क्या आया? अब व्यापार होगा तो लेन देन होगा कि नहीं होगा? लेन देन भी कैसा? एक ऋग्वैदिक समाज का लेन देन और दूसरा ऋग्वैदिक समाज में साहूकार की परिकल्पना दिखाई दे रही है, बस लेकिन बहुत कम। ऋग्वेद में एक प्रसंग में कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देता है कि जो भी साहूकार उधार देगा वो ब्याज के रूप में उस पूरी वैल्यू का 1/16 भाग प्राप्त करेगा। नहीं समझे? ब्याज के रूप में 1/16 भाग। जैसे 100 किलो गेहूं किसी साहूकार ने तुमको दे दिए तो ब्याज के रूप में कितना लेगा? 116। समझ में आया? 16वां हिस्सा वो ब्याज के रूप में लेगा। ऐसी व्यवस्था को कुसीद कहा गया। कुसीद क्या है? कुसीद है ब्याज। कहां पर? ऋग्वैदिक काल का ब्याज। लेकिन इस कुसीद शब्द का व्यापक इस्तेमाल अभी चल रहा है। इस कुसीद शब्द का व्यापक इस्तेमाल कब किया गया? तो तुम्हें देखना, वृहदारण्यक उपनिषद और दूसरा वाजसेनी संहिता, इन दोनों चीजों में। ये कब के काल, ये कब के वेद हैं? सॉरी, ये कब के साहित्य हैं? ऋग्वैदिक के कि उत्तर वैदिक के? क्योंकि बाद में लिखे गए ना लेटर वैदिक। लेटर वैदिक लिटरेचर में जैसे वृहदारण्यक उपनिषद और वाजसेनी संहिता में कुसीद और कुसीदन शब्द का भरपूर यूज किया गया। कुसीद मतलब ब्याज और साहूकार मतलब जो ब्याज वसूल कर रहा है उसको क्या कहा गया? साहूकार, यानी कुसीदन कहा गया। तो पूछा गया कुसीद क्या है ऋग्वैदिक काल में? ब्याज। कुसीदन क्या है? ऋग्वैदिक काल में ब्याज वसूलने वाला। हाँ बिल्कुल, अभी मुद्रा आएगी। अभी व्यापार वाणिज्य है ना, व्यापार वाणिज्य के बाद साहूकार। साहूकार किस में काम करेगा? मुद्रा में। एक एक करके बताएंगे, ठीक है? समझ में आया? तो अगर कोई पूछे ऋग्वैदिक काल में साहूकारी व्यवस्था थी? हाँ थी, लेकिन बहुत कम। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कुसीद और कुसीदन शब्द का व्यापक प्रयोग क्या दिखा रहा है? आगे बात समझ में? चलो मुद्रा विनिमय आ जाओ। बात करोगे तो बेहोश रहोगे। मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित है यहां पर ऋग्वैदिक काल में? गुड्स एक्सचेंज, ठीक है? यानी किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को वस्तु दे दिया, वस्तु ले लिया, वस्तु विनिमय हो गया। यानी मुद्रा का यूज, व्यापक प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन कहीं कहीं निष्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निष्क। लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का मतलब आभूषण से लगाया गया है, ना कि मुद्रा से। नहीं समझे? लेकिन जैसे जैसे हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर आए, इस निष्क शब्द का व्यापक प्रयोग। ऐसा नहीं है, तांबे से मुद्रा बनती है, कांसे से बनती है। मुद्रा सिर्फ लोहे से कैसे बनेगी, ये कैसे पता है? कागज से बन जाती मुद्रा। चमड़े के सिक्के चलाए हैं, किसने चलाए हैं? चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन सा शासक है? मुगल काल। चमड़े के सिक्के वो उसका एक्सपेरिमेंट है। जैसे आज कैसे मुद्रा चल रही है, क्या उस, हाँ गुड, मोहम्मद तुगलक ने चलाए हैं। उसकी 5 आविष्कार थे, कौन कौन से? 2 आप में कर वृद्धि, राजधानी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। दूसरा होगा, तीसरा क्या है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा के रूप में वो सोना चांदी खत्म करके क्या चला रहा है? चमड़े के सिक्के चला रहा है। दूसरा, राजधानी में परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद आ गया। तीसरा, दोआब में कर वृद्धि। 3 हो गया। चौथा, कराचील अभियान। 5वां, खुरासान अभियान। ये 5 अभियान उसके क्या रह गए? सफल हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आने वाले समय से 100 साल आगे की सोचता था। वो बहुत विद्वान आदमी था,
लेकिन उसकी विद्वानता को उस समय के समाज झेल नहीं पाए। अगर वो समझ जाते, समाज वाले, जो सोसाइटी है, जो वहाँ की प्रजा थी, तो मोहम्मद तुगलक आज अकबर से ज़्यादा महान होता। नहीं समझे मेरी बात? लेकिन समय राजा को महान और राजा को रंक कौन बनाता है? परिस्थितियां। अगर मोहम्मद तुगलक कब बना, गद्दी पे कब बैठा तुगलक? 1336 से बैठा हुआ था। कौन है तुगलक वंश का पहला शासक? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कब से कब तक? हनूज दिल्ली दूरस्ती किसके लिए कहा है? इसी के लिए कहा ना। ये कहाँ थे इस समय? अध्यात्म अभियान करने गया था, बंगाल के अभियान में था। तो निज़ामुद्दीन औलिया के इसके साथ विवाद हो गया था। तो क्या उसने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि दिल्ली पहुंचने दो निज़ामुद्दीन, तुम्हें हम ऐसी तैसी करेंगे। तो उन्होंने कहा साहब दिल्ली हुनूज दूरस्ती, दिल्ली भी दूर, पहुँचो तो बाद में देखना। और लकड़ी का वो बनवाया महल, वहाँ ठहरे और पूरा लकड़ी का महल ठहर गया और निकल लिए। ये 1325 में शासक बना मोहम्मद बिन। यही मोहम्मद तुगलक अगर 1425 से बनता ना, तो अकबर वगैरह सबको पीछे छोड़ चुका होता। वो ये 100 साल पहले पैदा हो गया, इसकी गलती थी। ये सच बता रहे हैं। इरफान हबीब की किताब पढ़ना, उसमें उन्होंने बताया अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाला आदमी है, जिसे इतिहासकार क्या कह रहे हैं? पागल। ये पागल नहीं है। और वैसे भी इतिहास गवाह है, हमेशा मतलब अच्छे लोगों को पागल ही कहा गया है। सुकरात भी पागल थे। तो जिसने भी अलग लीग से हट के काम किया, समाज ने उसको हमेशा नकारा है। लेकिन याद रखना, इतिहास हमेशा पागल हंसते हैं, आम जनता तो उसको फॉलो करती है। चलो भटको नहीं, हम कहाँ थे? हाँ, आभूषण। निष्क, निष्क शब्द का यूज ऋग वैदिक में आभूषण के रूप में किया गया, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते निष्क का व्यापक प्रयोग होने लगा और कहा जाने लगा कि निष्क हो सकता है यहाँ की मुद्रा हो, और मुद्रा विनिमय शुरू हो गया हो। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब देखो, मुद्रा के बाद यही मुद्रा जब आगे चलेगी, अभी तक मुद्रा का एज सच प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये आगे चलेगा और 550 बीसी में पहुंचेंगे, यानी महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में पहुंचने पर हमें पहली बार आहत सिक्कों का प्रयोग दिखाई देगा। आहत सिक्के, पंचमार्ड कॉइन्स बोलते हैं। आहत मतलब चोट पहुंचाना। अगर कोई मुद्रा है, उस पर किसी मोहर की चोट पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा? उसको आहत सिक्के। और उसमें हमेशा वो चित्र या राजा का चित्र या कुछ भी लिखा दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। आहत सिक्के की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ तैयार दिखाई दे रही तुम्हें? उत्तर वैदिक काल। और 550 ईस्वी पूरा आते आते तुम्हें सिक्के दिखाई देने लगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा? आहत सिक्के या पंचमार्ड। पंच, पंच मतलब मुक्के से बनाया गया निशान, ठप्पा, आहत सिक्के। ठीक है। उत्तर वैदिक काल आते आते निष्क का प्रयोग होने लगा ज्यादा रूप से। तो क्या कहा इतिहासकारों ने? कहा कि निष्क हो सकता है यहाँ पर मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हो। और इस बात को प्रमाणिक रूप किसने दे दिया? इसके 50 साल बाद पहली बार भारतीय इतिहास में आहत सिक्कों का यूज दिखाई देने लगा। व्यापक रूप से आहत सिक्के दिखाई दिए, यानी जहाँ जहाँ खुदाई होगी वहाँ वहाँ तुम्हें क्या मिलेंगे? आहत सिक्के दिखाई देंगे। इसका मतलब मुद्रा प्रचलन में आ गई थी। आ गई बात समझ में? पक्का। नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ें होगा, उद्योग बढ़ेंगे, हाँ या ना? शिल्प बढ़ेगा, शिल्प बढ़ेगा तो व्यापार, वाणिज्य, ये सब बढ़ेगा तो ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे कहाँ की ओर जाने लगेगी, हाँ या ना? हाँ, अर्धनगरी कह सकते हैं।
ठीक है, उत्तर वैदिक काल के जस्ट बाद तुम्हें व्यापक रूप से नगर दिखाई देने लगेंगे। ऋग वैदिक काल में, क्योंकि ऋग वैदिक समाज एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण समाज वाला वो है, तो इसमें तुम्हें नगर शब्द का यूज नहीं दिखेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते नगरों की बसावट शुरू हो जाएगी, तो तुम्हें नगरम शब्द दिखाई देगा। ठीक है, एक चीज और यहां पे छूट गया है, व्यापार वाणिज्य को थोड़ा सा और दिखा दे। ये देखो, व्यापार वाणिज्य का एक साक्ष्य और है। यहां पर तुमको, अरे यार, यहां पर तुमको कुछ शब्द दिखेंगे, जैसे श्रेष्ठी, जैसे गण, जैसे गणपति। ये सब व्यापारियों के समूह को दिखा रहा है। किसको? वर्तमान में। अच्छा बताओ, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एसोसिएशन होता है कि नहीं होता? कैसे होता है? ताकि जितने भी व्यापारी हैं वो अपने मांगों को सरकार के सामने रख पाए और अपने अधिकारों की रक्षा कर पाए। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी क्या दिखा रहा है? व्यापारिक संघ। तो जब व्यापार होगा तभी तो श्रेष्ठी, गण और गणपति जैसे लोग होंगे। इसका क्या मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते व्यापार वाणिज्य अपनी चरम पर नहीं था, लेकिन एक उसने ठीक ठाक दशा प्राप्त कर ली। चरम पे कैसे हो सकता है? चरम पे तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था। यहाँ पर तुम्हें बाह्य व्यापार दिख ही नहीं रहा ज़्यादा। समुद्र का सब सिर्फ ये बता रहा है कि हो सकता है ये लोग व्यापार करते हो, लेकिन बाह्य व्यापार के साक्ष्य नहीं दिखाई दिए, सिर्फ आंतरिक व्यापार दिखाई दे रहा है। ठीक है, और श्रेष्ठी, गण और गणपति जैसे शब्द क्या दिखा रहे हैं कि व्यापारियों ने अपने अधिकारों के लिए संघ स्थापित करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और नगर धीरे धीरे क्या आ जाएगा, जैसे 600 BC आएगा, यानी परवर्ती उत्तर वैदिक काल आएगा, नगरों की अधिकता बढ़ जाएगी और 600 के बाद महाजनपद काल की शुरुआत। जनपद आ गए हैं लेटर वैदिक काल में, बताए ना, तो जनता, जनपद यानी पूरी जगह का राजा कहलाएगा। उस समय जनस्य गोपा है, यहाँ पर क्या है? जनपद है, राजा है, जनपद है। ठीक है, और फिर इसके बाद महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था समझ में आ गई? क्या 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 चरण में क्या क्या पहलू देखे हमने? पहला पशुपालन देखा। पशुपालन का निरंतरता दिखाई दी कि कमी दिखाई दी? दिमाग लगाओ। पशुपालन में ऋग वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज आते आते निरंतर पकड़ना है भाई तुमको, क्योंकि यहाँ मुख्य पेशा है और यहाँ पर तो कमी आई कि बढ़ोतरी हुई? दूसरा, कृषि पर क्या हुआ? कृषि पे निरंतरता में कमी आई कि वृद्धि हुई? वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ का गौड़ पेशा कृषि और यहाँ का गौड़ मुख्य पेशा कृषि हो गया। ठीक है, जैसे जैसे कृषि में अधिशेष होगा, इससे क्या हो जाएगा? अधिशेष बढ़ेगा। तो कृषि से जो संलग्न लोग हैं वो अलग होकर उद्योग और शिल्पों में लग जाएंगे। यानी ऋग वैदिक काल में उद्योगों की चर्चा कम हुई है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के उद्योगों का वर्णन, जैसे बुनकर, जैसे चर्मकार, जैसे कुम्हार, जैसे रथकार, जैसे स्वर्णकार, जैसे लुहार। और इस सब में सबसे ज़्यादा लुहारों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि लोहे का ज्ञान हमको हो चुका था। जब उद्योग और शिल्प में लोग लगेंगे तो उससे क्या होगा? अब चीज़ें बेची और खरीदी जाएंगी, तो क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ के लोग व्यापार से भी परिचित हो गए थे, चीज़ें बेची जा रही थी और चीज़ें खरीदी जा रही थी। लेटर वैदिक काल में निष्क शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुद्रा प्रचलन में आ गई थी। श्रेष्ठी, श्रेष्ठीन, गण और गणपति जैसे शब्दों से क्या पता चला कि व्यापारियों ने अपने संघ बनाने भी शुरू कर दिए थे, ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। जब व्यापार वाणिज्य अपनी, फिर वही चरम, इस व्यापार वाणिज्य जब उन्नत दशा में होगा तो साहूकारी व्यवस्था का जन्म भी हो जाएगा, क्योंकि व्यापारियों को समय समय पर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहाँ जाएंगे? साहूकार के पास। क्या ऋग वैदिक कालीन साहूकार से परिचित था? परिचित थे, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट के से क्या पता चला
कि जो भी साहूकार ब्याज मतलब मूलधन दे रहा है उसका ब्याज 1/16 के रूप में वो प्रस्तुत मतलब प्राप्त करेगा। इसी साहूकारी व्यवस्था को यानी ब्याज व्यवस्था को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया? कुसीद। और कुसीद शब्द उत्तर वैदिक काल आते आते कुसीद और कुसीदन जैसे शब्दों का व्यापक यूज किया जाने लगा, जिसका मतलब कुसीद मतलब ब्याज और कुसीदन मतलब साहूकार, ब्याज कर वसूलने वाला। इनका व्यापक प्रयोग क्या दिखा रहा है कि अब यहाँ पर साहूकारी व्यवस्था भी आ चुकी है, अपने कदम जमा चुकी है। साहूकार व्यवस्था कैसे करेंगे? तो मुद्राओं की वजह से। यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था है, तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में मुद्रा व्यवस्था नहीं है। मुद्रा व्यवस्था की जगह वस्तु विनिमय दिख रहा है, यानी आवश्यकताओं के अनुसार कोई वस्तु हम ले लेंगे और आवश्यकताओं के अनुसार कोई वस्तु हम आपको दे देंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन होने लगा। अब व्यापार और वाणिज्य, उद्योग और शिल्प किस पर आधारित हो गए? मुद्रा पर। ये कहा जा सकता है कि मुद्रा धीरे धीरे प्रचलन में आ गई, जिसका व्यापक रूप हमें 550 ईसा पूर्व में आहत सिक्कों के रूप में दिखाई देने लगेगा। जब ये सब चीज़ें होंगी, उद्योग बढ़ेंगे, शिल्प बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, मुद्रा का लेन देन शुरू हो जाएगा, तो हम ग्रामीण सभ्यता से उठकर धीरे धीरे किधर जाने लगेंगे? नगरीय सभ्यता की। वनों की कटाई होने लगेगी क्योंकि लोहा हम प्राप्त कर चुके हैं, मुद्रा व्यवस्था है, व्यापार वाणिज्य है। इस वजह से हम गांव से धीरे धीरे माइग्रेट होंगे और कहाँ पहुँचेंगे? और नए काल की स्थापना हो जाएगी, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? महाजनपद काल। आ गई बात समझ में? बाकी कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे? महाजनपद काल। ठीक? नहीं, कल से नहीं शुरू करेंगे। अभी मेरा मेंस है कब? 29, 30, 1, 2। तो उसके बाद क्षमा चाहते हैं 2 तारीख से आपका नया टॉपिक शुरू होगा। अरे हाँ, धार्मिक और राजनीति भी तो रहा। हाँ, तो ये कल हो जाएगा। कल आपका वैदिक कालीन, हाँ कल खत्म, वैदिक कालीन धर्म और राजनीति, हाँ होगी कल, ये हो जाएगा कल। ठीक है, यानी मेरे जाने से पहले 29 से पहले वैदिक काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। चलो।